क्योंकि ये एक बौद्धिक मंच है, तो सबसे पहले यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां निश्चित हो जानी चाहिए। और बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी ये है कि आप सरकार की निगाह में आंख डालकर उस सच को बोलने का काम करें जिसको बोलने के बाद आपको जेलों में ठूसा जा सकता है। मेरे समाज ने मुझे मौका दिया सदन में जाने का, तो सदन में आपने देखा होगा जब जब मौका मिला है मैंने इस सरकार की आंख में आंख डाल के अपने समाज के हर कष्ट का जवाब मांगा है और पानी पानी कर दिया है। और जब जब आप पर मुसीबत आएगी, आपकी ये बहुजन बेटी पल्लवी पटेल आपके बगल में डंडा खाने को खड़ी नजर आएगी। आदरणीय रणधीर सिंह रामू जी से चाहूंगा कि वो उनके परपोते को साल पहना करके और आदरणीय दीदी पल्लवी पटेल जी को भी साल पहना करके सम्मानित करें। आए एक जोरदार तालियों की कड़कड़ाहट के साथ। ये शुद्ध बुद्धिस्ट है, मैं व्यक्तिगत इनसे मिला था इनके घर पर, तो बड़ा अच्छा लगा था और आज उनको सुनने का मौका भी मिल रहा है। जोरदार तालियों बीच में आए दीदी डॉक्टर पल्लवी पटेल जी। 2 बच्चे खो गए हैं, अनूप कुमार जी इनके पिता विपिन सियारी के हैं और एक बिटिया का। लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ अपने पत्रकार बंधुओं का, और बारंबार इस कार्यक्रम के आयोजक जिनका चिर परिचित अंदाज और जिनका चिर परिचित चेहरा जो मैंने अपने पिताजी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के कार्यकाल से अपने घर में देखा, ऐसे बौद्ध धनीराम पैंथर जी का मैं आप सभी का बारंबार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ, साधुवाद करती हूँ और आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ इस विजयदशमी के उपलक्ष्य। ये ऐतिहासिक दिन अपने आंचल में समेटे हैं 2 महत्वपूर्ण चीजें। पहली, जब सम्राट अशोक ने कहा कि मगध साम्राज्य लोगों के दिलों पर राज करेगा, मैत्री के दम पर, करुणा के दम पर, और ये सौम्य विजय की यात्रा आज से शुरू कर देगा और उद्देश्य होगा तथागत गौतम बुद्ध की देशनाव को न सिर्फ मगध साम्राज्य, न सिर्फ इस देश बल्कि समूचे विश्व में परिवर्तित करने का। दूसरी घटना जो दीक्षा भूमि में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 5 लाख लोगों की संख्या के साथ 22 प्रतिज्ञाओं का अनुपालन किया। ये गर्भ में है ये घटनाएं, लेकिन ये गर्भ में छुपी हुई घटनाएं ही हमारे भविष्य का रास्ता प्रशस्त करती हैं। बौद्ध धर्म तथागत गौतम बुद्ध जो इस देश की धरती पर उत्तर से लेकर दक्षिण 3200 किलोमीटर तक फैले हुए और पूरब से पश्चिम तक 2300 किलोमीटर फैले हुए इस भारत देश की सीमाओं के अंदर जन्मे तथागत गौतम बुद्ध की धरती है। ये वो धरती है जिन्होंने संपूर्ण विश्व को तथागत गौतम बुद्ध की देशनाव से आलोकित किया। और अगर आज इस देश के नाम के आगे से तथागत गौतम बुद्ध हटा दो तो इस देश भारत ने दुनिया के विकास में ऐसा कोई काम, कोई योगदान नहीं किया है कि कोई हमारे देश का नाम तक जान पाए। क्योंकि इस देश की धरती पर तथागत गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और उनकी देशनाव ने, उनकी शिक्षाओं ने प्रकाशित करते हुए पूरे विश्व को अलौकिक जगमगा दिया और ये देश को स्वर्णिम अक्षरों में लिखने का काम कर दिया। उन्हीं देशनाव को, उसी आत्मज्ञान को, उसी दुखों के अंत की शिक्षाओं को लेकर के उसको अपनी जिंदगी में आत्मसात करके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब उन मनुवादियों को मौका मिला तो उन्होंने मनुवाद लिख दिया। लेकिन जब हमको मौका मिला, हमारे साथी को मौका मिला, एक दलित, एक शूद्र को मौका मिला, तो उसने देश में बराबरी को लिख दिया, लिपिबद्ध करके संविधान की संरचना कर दी। मैं आप लोगों से कहने आई हूं कि संविधान को लिखने का मूल अवधारणा
न्याय स्थापित हो, इस देश में सामाजिक न्याय स्थापित हो। और इसलिए इस देश के हर व्यक्ति को राजनीतिक समाज संविधान के माध्यम से 1% 1 वोट का अधिकार दे दिया। लेकिन ये कहने में कतई गुरेज नहीं कि जिस सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ, जिस राजनीतिक समानता की अवधारणा के साथ इस संविधान को लिपिबद्ध किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, अगर आज आप देखें तो अगर संविधान को लागू करने वाले लोगों की नीयत सही नहीं होगी तो तमाम ग्रंथों की तरह ये हम बहुजनों का ग्रंथ संविधान भी सिर्फ पन्नों की पोटली बन के रह जाएगी। इसके मैं आप लोग का आह्वान करती हूँ कि हमारे ग्रंथ संविधान को कागजों का पुलिंदा मत बनने दीजिएगा, और अपनी ताकत के साथ सड़कों पर उतर जाइएगा और बता देने का काम करिएगा कि इस देश में राज अगर कोई कर सकता है तो बहुजन कर सकता है, और इस देश में अगर ग्रंथ कोई चलेगा अनंत काल का तो सिर्फ संविधान चलेगा। आज देखिए सामाजिक न्याय कहा जा रहा है, 75 साल की आजादी और इस देश का समाज, बहुजन समाज, बहुसंख्यक समाज सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा है। सन 1990 में तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया, क्रमबद्ध तरीके से लागू किया। सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की उन शैक्षिक और सामाजिक तरीके से कमजोर लोगों के लिए। लेकिन आपको पता है, ये मंच मुझे मिला है तो मैं जरूर कहूंगी कि जैसे ही मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हुई उधर राम भक्ति चालू हो गई। और आज देखिए कि आरक्षण भले पूरा ना हो पाया हो, लेकिन राम भक्ति और हिंदुत्व का एजेंडा जिस मात्रा में और जिस संख्या में आज इस देश में हम देख रहे हैं, आज हम देख नहीं पाते। मंडल कमीशन के लागू होने के रिस्पांस में इस देश में ये कमंडल लेकर के सड़कों पर उतर गए और बहुजनों के हक और अधिकार को काटने का काम करने लग गए। लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि 27% का आरक्षण 52% लोगों को दिया। अरे भैया 1990 में भी ये 52% से बहुत ज्यादा थे। लेकिन अगर उस 52% को भी मैं आधार मान लूं तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि मंडल कमीशन को लागू हुए 35 वर्ष और इन लोगों के पेट में इतने मरोड़े क्यों पड़ रहे हैं कि हर जगह इन लोगों ने हल्ला बोल दिया है और हर जगह हमारे ऊपर उंगली उठा करके हमारी क्षमता का आंदोलन करने का प्रयास। किसकी क्षमता और कैसी क्षमता, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सामने आपकी क्षमता पूछने वाले ये लोग आए तो इनसे पूछ लीजिएगा कैसी क्षमता और किसकी क्षमता। क्योंकि गुलामी की जंजीरें तोड़कर जब ये देश आजादी की तरफ करवट ले रहा था, तब उस देश में, उस आंदोलन में वो तथाकथित फ्रंट लाइन में खड़े हुए राष्ट्रवादी, राष्ट्र निर्माण करने वाले जो नेता थे, वो भी इस सवाल पर मौन थे कि इस आजाद भारत में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक आदिवासी का सम्मान और स्थान क्या होगा। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ कि आज बड़े पत्र के साथ खड़े होकर जिस बुलंद और विकसित भारत की इमारत को देखकर हम अपना सीना ठोकते हैं, कभी एक बार निगाह उसके नीचे दबे हुए नींव के पत्थर में भी डाल लेना। वो नींव के पत्थर जब सूरज के देखोगे तो कोई ना कोई बहुजन बाहर जरूर मिल जाएगा जो अपनी जिंदगी में समाज की न्याय की लड़ाई लड़ रहा था। और ये जो है ना, ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, ये कोई नया अध्याय नहीं है, ये जमाने से चल रही लड़ाई है। लेकिन बड़े बुजुर्ग भले अनपढ़ रहे हों, लेकिन गोल चाय
अपनी भाषा में बहुत कुछ सच बोल जाते। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ही तो कहते हैं कि आजमाए हुए को जो आजमाए तो महामूर्ख कहलाए। और हम लोग बार बार इनको आजमा रहे हैं, ना इनकी सोच बदलेगी ना इनकी नीयत बदलेगी। हमको अगर कुछ बदलना है तो अपनी सोच, अपने विचार तथागत गौतम बुद्ध और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जोड़ते हुए अपने भविष्य और वर्तमान का निर्माण करना है। इस देश में या विश्व के किसी भी कोने में जाएं, जब जब अन्याय चरम पर होता है तो अन्याय के खिलाफ आंदोलन होता है और आंदोलन हमेशा उस देश का गरीब शोषित तबका करता है। और जब आंदोलन होता है तो नई सत्ता स्थापित होती है और अन्याय को किनारे, कैंसर वाले टुकड़े की तरह किनारे फेंक दिया जाता है। मैं इतने विश्वास से ये बात क्यों कह रही हूँ? मैं इतने विश्वास से ये बात इसलिए कह रही हूँ कि इसी विश्व में, इसी वैश्विक पटल पर आपको उदाहरण मिलते हैं सत्ता पलटने के। फिर चाहे उदाहरण आप अफ्रीका से ले लीजिए, जहां रंग भेद का आंदोलन नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में हुआ था, सत्ता पलटी और श्वेतों का सत्ता में आना हुआ। यही सत्ता का आंदोलन, यही बदलाव का आंदोलन, यही अन्याय के खिलाफ आंदोलन अमेरिका में मार्टिन जूनियर लूथर किंग के नेतृत्व में हुआ, जहां पर अफ्रीकी अमेरिकी मानवीय अधिकारों को लेकर आंदोलन हुआ और सत्ता पलटी, नई सत्ता स्थापित हुई। ऐसा ही अन्याय को झटका देने वाला आंदोलन जर्मनी, यूरोप में हुआ, जहां पर कार्ल मार्क्स ने पूंजीवाद के खिलाफ आधुनिक सामाजिक व्यवस्था को कायम कर दिया और नई सत्ता स्थापित कर दी। लेकिन हमारे देश में, आपको पता है, हमारे देश में चलने वाला ये सामाजिक न्याय का आंदोलन दुनिया का सबसे ज्यादा लंबे चलने वाला आंदोलन है। समझ में नहीं आता कि अभी और कितना संघर्ष बाकी है, समझ में नहीं आता कि अभी और कितने पुरोधा, कितने महापुरुषों को अपनी कुर्बानी इस आंदोलन को अंजाम तक ले जाने के लिए करनी पड़ेगी। दुनिया के किसी भी देश में भेदभाव नहीं है, व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे देश में जो प्रकाशवान देश कहलाता है, उस देश में अगड़े भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं, बड़ा ऊंच नीच है। दुनिया आज चांद पर जा रही है, लेकिन हम, जिसने दुनिया को शिक्षित किया, जिसने दुनिया को प्रकाश दिया, हम वो देश के लोग गाय, गोबर, गुण में विज्ञान ढूंढ रहे हैं। सोचिए क्या विषमता है। चेंज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का नियम है बदलाव, और जो बदलाव को आत्मसात करके आगे बढ़ता है वो बहुत आगे निकल जाता है। विश्व की शक्ति अमेरिका ने भी बदलाव अपनाया और शायद इसीलिए व्हाइट हाउस के अंदर पहली बार अश्वेत राष्ट्रपति को बैठाया। लेकिन हम लोग वो है जो बदलाव कर ही नहीं पा रहे, और जिस दिन ये ठान लेंगे कि हमें बदलाव करना है, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि इस देश में 100% रूप से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की एक एक अवधारणा जमीन से लेकर ऊपर तक स्थापित हो जाएगी और हर समाज को उसकी हिस्सेदारी, उसके हक का हिस्सा, उसके हक का सम्मान बराबरी से मिल जाएगा। मैं आप लोगों से आई हूँ कि याद रखिए, और बहुत जरूरी है कि याद रखा जाए कि पूरी दुनिया में एक जिंदगी का निर्माण एक प्रक्रिया से होता है। एक बच्चे का जन्म कैसे होता है आप सबको पता है, लेकिन ये सिर्फ भारत देश है जहाँ पर एक बच्चा कभी जटा से पैदा होता है, कभी भुजा से पैदा होता है, कभी जंघा से पैदा होता है। दुनिया जा रही चांद पे और हम गाय गोबर गोमूत्र देख रहे हैं। तो हमें देखना होगा कि इस देश में पाखंड हमें कहाँ ले जा रहा है
संविधान हमें कहा ले जाएगा। संविधान हमें राजनीतिक बराबरी, हमें सामाजिक बराबरी, हमें शैक्षणिक आबादी बराबरी और आर्थिक बराबरी देने की अवधारणा से निर्मित हुआ है। और जो इसके लिए काम कर रहा है उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें तमाम चीजों को छोड़ करके अपने समाज के प्रति अपना धर्म और अपना कर्म परिभूत करना होगा, क्योंकि ये एक बौद्धिक मंच है। तो सबसे पहले यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारियां निश्चित हो जानी चाहिए। और बुद्धिजीवी वर्ग की जिम्मेदारी ये है कि आप सरकार की निगाह में आंख डालकर उस सच को बोलने का काम करें जिसको बोलने के बाद आपको जेलों में ठूसा जा सकता है। मेरे समाज ने मुझे मौका दिया सदन में जाने का, तो सदन में आपने देखा होगा जब जब मौका मिला है मैंने इस सरकार की आंख में आंख डाल के अपने समाज के हर प्रश्न का जवाब मांगा है और पानी पानी कर दिया है। और जब जब आप पर मुसीबत आएगी, आपकी ये बहुजन बेटी पल्लवी पटेल आपके बगल में डंडा खाने को खड़ी नजर आएगी।